अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से जो कि बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है। वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न्यू साइकोलॉजिकल बैरियर का अचीव होना, सस्टेन होना और क्लोजर तक इसे मेंटेन रखना। यानी कि मार्केट ने आज 1,36,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव किया, ऑल टाइम हाई इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम कह सकते हैं। बहुत मज़ा आता है जब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं, और ख़ासकर आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बैरोमीटर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। यानी कि हर कंट्री का इकॉनमी का बैरोमीटर जो है वो उसकी स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने आज प्रूव किया है कि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी भी रीजन में लो दिखाई दे रही है, और इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ासकर जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शंस हैं कि वो पाकिस्तान की मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनके रिटर्न्स या उनका जो अमाउंट रिपैट्रिएट होगा वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यू साइकोलॉजिकल बैरियर के हवाले से। मार्केट में मंडे का दिन आगाज़ है और एक बड़ी खबर के साथ, एक पॉजिटिव ट्रिगर न्यूज़ के साथ ये वीक स्टार्ट हुआ है। तो वीकेंड के ऊपर क्या होगा ये भी आज बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर टैक्स गोशवारे जमा कराने और ख़ासकर इसका डिजिटल हम कह सकते हैं निज़ाम करने के लिए और आसान उर्दू में इजरा करने का जो एक इनिशिएटिव है वो लिया गया। ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़े तौर पे कहा था कि जो टैक्सेशन है इसकी जो फाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी होनी चाहिए, यानी कि एक ले मैन के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो, और साथ साथ इसका इजरा जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों में होना चाहिए। तो इसे आसान उर्दू में किया गया है ताकि इससे जो है वो एक ईज़ी हम कह सकते हैं कि थोड़ा किया जाए, और ख़ासकर आने वाले दिनों में जब टैक्स फाइलिंग होगी इसको जितना आसान किया जाएगा उतना ही ज़्यादा फाइलर्स की तादाद बढ़ सकती है। और अब कोई हम कह सकते हैं कि फाइलर्स या नॉन फाइलर्स का जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए जो ये एक रीज़न दिया जाता था, ये रीज़न जो है एटलीस्ट फिनिश कर दिया गया है। तो आज इसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे, और ख़ासकर सैलरी क्लास के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाया जा रहा है तो उनको कितना फ़ायदा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अब ख़ासकर जो सैलरी क्लास हैं वो तो उनका तो टैक्स जो है वो कट ही जाता है, उनको सैलरी जब मिलती है तो टैक्स डिडक्ट होने के बाद मिलती है, तो फिर खासकर उनकी जो फाइलिंग का निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। तो आज इस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ आम आदमियों यानी कि आम इंसानों के लिए, आम आवाम के लिए एक खुशखबरी है, वो ये कि मोटरसाइकिल पर सब्सिडी का मनसूबा है। कितने ज़्यादा इसमें रुपीज़ खर्च होंगे, अरबों रुपए का मनसूबा होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। आम आदमी के लिए जो सवारी है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब बाइक्स के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी तो ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं होपफुल होगा आम आवाम के लिए। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहते हैं, नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि आज जो एक बड़ी खबर है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कितना ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है। कल के दिन हमने देखा S&P, निकी और डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस ने जहां लोज पंच किए वहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज हाई पंच कर रही है। थैंक यू नताशा। देखिए, लास्ट ईयर जून में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, आपको याद हो, तो आपने पूछा था कि आप स्टॉक मार्केट को क्या देख रहे हैं, तो मैंने वो कहा था कि ये दिसंबर तक 100,000 क्रॉस करेगी और जून 2025 तक इट विल टच टू 125, और दिसंबर तक आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल टच 150,000। और ये पाकिस्तान की ओनली स्टॉक मार्केट है जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि आउट परफॉर्म कर दिया इसने दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट को। राइट और देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स इसके पीछे। ये ऐसे नहीं है कि ये मार्केट वैसे ही ऊपर जा, ये शैलो नहीं है। नो नो नो, इट इज़, क्योंकि पहले हम ये लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये टेम्परेरी है या कोई किसी वजह से है या कोई शायद ट्रेडिंग हो रही है या कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें इस वक्त बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, IT सेक्टर्स, ये जो टेक कंपनीज के सेक्टर्स है, ये सारे के सारे बड़ी फास्ट परफॉर्मिंग कर रहे हैं। और देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर देन $1 बिलियन शेयर्स की ट्रेड हो रही है। दिस इज़ नॉट अ जोक। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द गोल्डन एरा एंड द गोल्डन पीरियड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो फॉर द ब्रोकर्स in Pakistan. This I can openly say this thing at this point of time. Second बात यह है कि इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान की मार्केट क्यों परफॉर्म हुई। एक तो सबसे पहली बुनियादी वजह यह है कि जो हमारा शार्प ड्रॉप इन द पॉलिसी रेट हुआ। देखिए, जब 22% या 11% पे आए हैं तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि पीपल्स हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द पैरेलल इन्वेस्टमेंट्स।
पैरेलल पोर्टफोलियोज, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए सबसे बेहतरीन स्टेशन है। They recall the formula of don't put all eggs in one मैं basket. ये नहीं कहता कि आप स्टॉक मार्केट में सुबह जाएंगे तो शाम को पैसे मिल जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उन लोगों के लिए इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि इसमें पैसा फॉर लॉन्ग टर्म रखने का सोचे। छोटा छोटा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस वक्त ये हो रहा है कि बहुत सारे हमारी जो यूथ है वो इस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है, क्योंकि वो उन्होंने जो पढ़ाई की है अब वो सोचते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेहतर है। कोई 1 लाख रुपए से कर रहा है, कोई 2 लाख रुपए से कर रहा है, कोई 5 लाख रुपए से कर रहा है। तो इस तरह वो लोग जो है ना, बहुत सारी हमारी यूथ जो है ना अब इस इन्वेस्टमेंट में आ रही है, उसकी वजह भी मार्केट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा इम्प्रूव्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, पाक रुपये स्टेबलाइज हुआ है, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट आनी होती है, देखिए वही लोग ये देखते हैं इस मुल्क की करेंसी कितनी स्टेबल है, कि जब हम बाहर से पैसा लेके आए और जब उसकी रिकन्वर्जन हो तो हमें कोई नुकसान ना हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से हमारा जो रुपये की परफॉर्मेंस है ना वो मिड रेंज उसी रेंज में चल रही है। तो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेटर। इन्फ्लेशन हमारा ऑन द डिक्लाइनिंग साइड पे 39% से अब आप 0% की बात कर रहे हैं या 2% की या 4% की बात करें, तो दिस इज़ अगेन अ गुड इंडिकेटर। अच्छा, एक हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो बेहतर हुआ है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। करंट अकाउंट अब तो सरप्लस में आ रहे हैं, वो सरप्लस हमारे तो जबरदस्त हो बेहतर रहे हुआ हैं है ना, तो सरप्लस में आया है, तो वो भी एक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो IMF की सपोर्ट और उसकी कंटिन्यूस पॉलिसी है। ठीक है, उन्होंने में EFF फंड के लिए 1 बिलियन दिया, फिर उन्होंने 1.4 बिलियन दिया, फिर हमें 7 बिलियन का हम लोन के साथ जा रहे हैं। माइक्रो जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिविल मिलिट्री हार्मनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की क़यादत एक पेज पे है, पाकिस्तान के जो हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस या रीजन में जो कॉन्फिडेंस है बिजनेस कम्युनिटी का वो बढ़ रहा है। क्या समझते हैं आप, कितना ज़्यादा एक हम इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे? देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन सेम पेज। हर एक की इस वक्त कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान तरक्की करे। और इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस जो दुनिया फेस कर रही है, पाकिस्तान इस डिज़ास्टर में एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। और ये लोगों को समझना है इस वक्त कि अपॉर्चुनिटी याद रखें हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज भी होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में either you cry or either you play, तो आप we are playing. So people should understand now this part of the world is going to change the economic situation of the world in future. तो ये जो इंडिकेटर है, और फिर प्राइवेटाइजेशन और रिफॉर्म का जो गवर्नमेंट का एजेंडा है कि अब IPPs को करेंगे हम, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो लॉस इनकरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, एक तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट उसको कम करने की कोशिश कर रही है। हर रोज़ आप नई न्यूज़ सुनते हैं कि अच्छा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हायर कर रही है प्राइवेट सेक्टर से लोगों को, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जो कर रही है उसके ऊपर भी मेजर्स ले रही है, उस पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम आ रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जियो पोलिटिकल सपोर्ट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। यही मैं इंडिकेटर्स आपको सारे अपने नाज़रीन को इसलिए बता रहा हूँ कि उनको पता चले कि हमारी मार्केट को रातों रात ऊपर नहीं चलेगी। अब आप देखें कि UAE, सऊदी अरेबिया, कतर एंड चाइना, इन सब के साथ हमारी माशी जो कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग है वो इस वक्त एट इट्स पीक लेवल। दे आर ऑल इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड डूइंग द बायलैटरल ट्रेड विद द कंट्री। और इसकी वजह से आप देखें ये भी हमारी मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट आ रही है। और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग, यानी कि जो हमारे जो डिफरेंट हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो बड़ी बेहतर आ रही है। अब ये मोटिवेशन है ना सारी। अब हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर एक इशू ये है कि आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, तो आप ह्यूज अमाउंट चाहिए। नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लिक्विड में बैठे हैं। एग्जैक्टली, आप लिक्विड, इन अ सेकंड यू कैन इन्वेस्ट मिलियंस एंड इन अ सेकंड यू कैन विड्रॉ द मिलियंस।
ये सबसे बड़ा फ़ायदा स्टॉक मार्केट में यही है कि आप कैश में बैठे। अच्छा, अब इसकी जो फ्यूचर जो जब हम देखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन फ्यूलिंग रैली क्या है, एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग। अब मेरा ख्याल है कि अगले साल में ये दिसंबर तक में शायद 200 से 300 बेसिस पॉइंट हम शायद और इसको लो देखें। चलिए एक थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं नईम साहब। आपकी जो एक्सपर्टीज है उसको मद्देनजर रखते हुए, अगर कोई न्यू पर्सन मार्केट में एंटर होना चाहता है, न्यू इन्वेस्टर, और एक नॉर्मल अमाउंट से, लेट्स से 500 के या 1 के, सही है, 100 के से एंटर होना चाहता है, यानी कि 1 लाख रुपये से, तो उसको किस सेक्टर में, मैं नहीं चाहूँगी कि आप नाम ले, लेकिन मैं चाहती हूँ किस सेक्टर में अभी एक्सप्लोर करना चाहिए कि दिस इज़ द बेस्ट सेक्टर? देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूँ कि बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये वो सेक्टर, बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, दीज आर द 4 सेक्टर्स। हाँ जी, तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आइंदा सालों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात और करें, इसके ब्लू चिप्स में देखें, इसको ब्लू चिप्स पे बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट ही ब्लू चिप्स पे करनी चाहिए, ब्लू चिप्स एंड डिविडेंड, ताकि आपको देखिए ना, अब आप ये जो लोग डिविडेंड इस वक्त कमा रहे हैं, अगर पुराने लोगों को देखें जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनके डिविडेंड आ रहे हैं, दे आर मेकिंग मच मोर बेटर परफॉर्मेंस of their investment than anybody else. This is called consolidation in the market. ये consolidated market है जिसके impacts हैं। को देखें, IT को मैं अगले चंद सालों में बहुत बेहतर देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अगर यही पॉलिसीज़ रहें तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं ना, और जो नए लोग हैं, आपको पता है स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मोर देन 200,000 हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो मार्केट में आएंगे, और हमारा जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, $38 बिलियन हमारी रिमिटेंसेज आई हैं, right. और आई एम वेरी होपफुल कि आप $20 बिलियन आप अगले 5 साल में सिर्फ IT में कर लें, सिर्फ IT में कर लेंगे, ओनली IT, एंड देन यू हैव टू लुक इनटू योर एक्सपोर्ट ऑफ अदर थिंग, जो हमारी कन्वेंशनल एक्सपोर्ट से हट के। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अमेरिकन टैरिफ जो इस वक्त लगा है, तो पूरी दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक, एक बड़ा, आपने सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस डिजास्टर में बजाय डिप्रेस होने के अपॉर्चुनिटी कैसे, हम इसको व्हाई डोंट वी सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। नईम साहब, एक चीज़ जो हमने मिस कर दी है, वो अब टैक्स कलेक्शन का निज़ाम के हवाले से बात करें, वो रिफॉर्म्स जो अब हमने देखा कि इसे आसान किया जाए, लैंग्वेजेस चेंज की जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि किसी न किसी तरीके से तनख्वाहदार तबका हो या आम आदमी हो, इनके लिए टैक्स का जो एक फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसको ईजी करना चाहिए, तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, ये तो एक मेरा थोड़ा सा सब्जेक्ट भी है, शौक भी है मुझे इसमें। देखिए, ये पिछले 30 साल से इस पर बात हो रही है कि हम आम आदमी से टैक्स कैसे लें, और हम एक अमीर आदमी से टैक्स कैसे लें, और हम आम आदमी जिसकी इतनी तनख्वाह है कि वो अपनी रिटर्न जो है वो खुद नहीं भर सकता, उसके लिए मुश्किल है, तो उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आप इतना सिंपल तरीका लगे। अभी बहुत अरसे से बात हो रही है, अभी भी आपकी स्टिकर चल रहे हैं कि उर्दू में फॉर्म आ रही है, हम हर साल कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी हर साल कहती है कि उर्दू में फॉर्म बनाए आप, लेकिन इस बार ये इनिशिएटिव ले लिया गया ना, मतलब ये आधे पेज का फॉर्म कर दिया गया है, हर साल की कहा जाता है। यही मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जो कम इनकम वाले लोग हैं ना, उनको आप इस जो कंसल्टेंट के निज़ाम से निकालें, आप उनको इजी एक्सेस दें कि वो डायरेक्ट आएँ, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो उनको आप हेल्प करें उनकी, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस हो वो कि भाई हमने तो रिटर्न देनी है और हमने टैक्स नेट में अच्छा, नहीं सर, एक और चीज़ जो कि आम आदमी के लिए ही एक मंसूबा लाया गया है, मोटरसाइकिल्स के ऊपर सब्सिडी के हवाले से, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मोटरसाइकिल तो एक अब साइकिल है, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ साइकिल, ये बाइसिकल की रिप्लेसमेंट है, हर बंदे की ज़रूरत है, इसको तो अब जितना सब्सिडाइज करें, ई बाइक्स है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ जाएगी, ई बाइक्स आ जाएगी, तो आपके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि कॉस्ट उसकी कोई नहीं पड़ेगी, दूसरा आपको गवर्नमेंट को ये फ़ायदा कि ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने, आपने देखोगे अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट जो है ना ई व्हीकल के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, और ये जो कार्बन लेवीज वगैरह, ये पेट्रोलियम पे जो टैक्सेस लग रहे हैं ना, ये भी एक वजह है कि लोगों का रुझान जो है ना वो ई व्हीकल की तरफ जाए। अल्टरनेट मौजूद है ना, लेकिन आप कहते हैं जी ये आप व्हीकल लेंगे तो इस पर ये टैक्स है, आप ये लेंगे तो इस पर ये टैक्स है। अब अगर ई व्हीकल हमें अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएँ, तो ई बाइक्स मिल जाए, तो क्यों नहीं रखेंगे आप?
जब आपको पता है कि मुझे 250 रुपए का या 270 रुपए का पेट्रोल नहीं लेना और मेरी ई बाइक्स है वो सारा और दिन चलती इतनी ज्यादा रहेगी इसमें और मुझे बचत कॉस्ट भी ही नहीं है। करेगी, हाँ। तो इस ये तो फिर एक साइकिल का नेम बदल आ गया ना। तो इसी तरह गाड़ियों में तो ये और एनवायरमेंट गवर्नमेंट फ्रेंडली, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट का इस पे आइंदा सालों में बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि Right. आप जो है ई व्हीकल या ई एनर्जी पे जाएं। चलें जी, वेल थैंक यू सो मच नईम साहब, बहुत ज़बरदस्त आपसे डिटेल हमने बात की, और खासतौर स्टॉक एक्सचेंज की जब इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो रही है तो आज के अपडेट्स देखते चलते हैं मार्केट में हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं जी। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,34,299.76 के लेवल पर आज मार्केट का आगाज़ हुआ। हायर साइड मार्केट गई 1,36,841.41, लोअर वॉज 1,34,937.43 एंड फाइनली क्लोजर 1,36,502.53, यानी कि जबरदस्त साइकोलॉजिकल बैरियर और एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हुए वीक के आगाज के दिन 2,202 पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि 2,202.77 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ मार्केट के ये दिन ऐसे ही कायम रहे और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ये एक सर्कमस्टांसेस वैसे ही चलते रहें। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा और ये कहना है IMF का, बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, और खासकर IMF ने पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त को इसलिए भी मुस्बत करार दिया है क्योंकि खासकर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें तो बजट जैसा कि आया, टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स का करना और इन्फ्लेशन के में वाज़े तौर पर कमी देखी गई है, खासकर इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी देखी गई है। बहुत सारे मैक्रोज एंड माइक्रोज जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की गम्माजी कर रही हैं कि आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं। दिस इज़ द रीज़न कि IMF इस चीज़ को सराह रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ये फंडामेंटली ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। आज उसके हवाले से बात करेंगे। खासकर अगर हम बात करें पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से तो एक गुड न्यूज़ और आपको देना ज़रूरी है, वो ये कि माल बरदान ट्रेन आइंदा माह चलाने का ऐलान किया गया है। ये फर्स्ट होगी और इसके अंदर एक ख़ास बात ये होगी कि ये 16 बोगियों पर मुश्तमिल होगी और ख़ासकर ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से होते हुए ये रशिया पहुँचेगी। पाकिस्तान से सामान लेकर गुड्स ट्रांसफ़र ईजी हो जाएगा और ख़ासकर जितना ज़्यादा फ्रेट के हवाले से बात करें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या फ्रेट के हवाले से हमें यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा बचत होगी। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे, कितना ज़्यादा ये हमारे लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इजी बनाएगी और ख़ासकर इन द रीजन सेंट्रल एशिया जो जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है उसको कितना एक लॉन्ग रूट तक लेके जाने के लिए हमारे लिए आसानियाँ होंगी। और वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी बताएं कि पंजाब में खासकर सस्ते रिहायशी मनसूबे पर पेशरफ्त का इजहार किया है और ऑफ कोर्स ये जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिहायशी मंसूबे, यानी कि हर फैमिली से पूछा जाए तो एक ख्वाब होता है कि उनका अपना घर हो और सस्ते अगर हाउसिंग स्कीम की बात करें तो ये पंजाब का जो है एक इनिशिएटिव है और वर्ल्ड बैंक ने इसमें काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया है, तो ये यकीनन जो है इससे मज़ीद खुशहाली आएगी। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और माली साल 2024-25 के हवाले से बात करें। पाकिस्तान रेलवेज़ को तकरीबन 93 अरब रुपए की तारीख साज आमदन जो है वो हुई है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ ट्रेन के हवाले से बात कर रहे हैं और हम रीजन के अंदर रहे हैं कितना ज़्यादा एक ट्रेन के मंसूबे ही, यानी कि मालबरदार ट्रेन के हवाले से आपने बताया, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक ईजी की जा रही है। इसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, फिर सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। वतन अजीज की जोग्राफियाई हैसियत हमेशा से इसके मुआशी इम्कानात की बुनियाद रही है। वस्त एशिया, चीन, रूस और खलीजी ममालिक के संगम पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान को इलाकाई ज़मीनी रवाबित के जरिए अपनी बरामदात, दरामदात और ट्रांजिट तिजारत को फरोग देने का मुनफरिद मौका हासिल है। ज़मीनी रास्ते समुद्री रास्तों के मुकाबले में सस्ते, तेज और मौसर मुतबादल फराहम करते हैं। पाकिस्तान और रूस के माबैन सनती ताउन के फरोग और स्टील समेत दीगर मसनूआत की तिजारत को बहाल करने के लिए आला सतही राब्ते हुए हैं।
इस तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त माल बरदार रेलवे राब्ते का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान माल बरदार ट्रेन चलाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। लाहौर से रूस तक माल बरदार ट्रेन चलाई जाएगी। दफ्तर खारजा हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट अगस्त में शुरू किया जाएगा। पहली माल बरदार ट्रेन 16 बोगियों पर मुश्तमिल होगी जो ईरान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान से होते हुए रूस पहुंचेगी। माल बरदार रेल गाड़ी से मुख्तलिफ अशिया रूस, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान से पाकिस्तान पहुंचेंगी। जमीनी माल बरदारी से मुल्क के अंदर लॉजिस्टिक शोबा, रेलवे नेटवर्क और बॉर्डर इंटरचेंज में सरमायाकारी बढ़ेगी। रोजगार के मौके पैदा होंगे और तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी और इलाकाई ताउन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान से ईरान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान के रास्ते रूस तक रेलवे लाइन जोड़ने की तकनीकी बुनियाद मौजूद है। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को रूसी मंडियों तक समुद्र के बजाय जमीनी रास्ते कम वक्त में रसाई हासिल होगी। इस मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में तिजारती सरगर्मियों का दायरा वसी होगा। जमीनी रवाबित मजबूत बनाने और रूस जैसे बड़े तिजारती शराकतदार तक रेलवे ट्रैक के जरिए रसाई मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट आपने देखी और पाकिस्तान रशिया के हवाले से जो कि बायलैटरल रिलेशंस या फिर हम कह सकते हैं बार्टर ट्रेड के हवाले से भी बात हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, शारिक वोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शारिक वोहरा साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और रशिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, खासकर ये जब माल बरदार ट्रेन का जो एक मंसूबा है और ये आइंदा माह चलाने के हवाले से बात हो रही है। अब ये मंसूबा कंप्लीट भी हुआ और इससे सेंट्रल एशिया में जो रसाई है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो कैसे देखते हैं आप और एक्सपोर्टर्स को क्या मशवरा देंगे? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम नताशा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो आज ये खबर चली कि रशिया और पाकिस्तान की जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन जो है वाया लैंड रूट, वाया रेलवे जो है वो इंशाल्लाह अगस्त में शुरू होने जा रही है। तो इसमें दो पहलू हैं बहुत इम्पोर्टेंट जिसको कि मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है और बड़ी एक्साइटेड है। एक तो ये कि चूँकि रशियन जो पोर्ट्स हैं जो वो आपको पता है कि मौसम की वजह से रशिया में बहुत ज़्यादा वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं हैं। तो रशिया के बाकी ममालिक भी जो पुराना रशिया के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये जो ट्रेन है ये पाकिस्तान टू रशिया के लॉजिस्टिक्स को और ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी, बल्कि इन बिटवीन रास्ते में जितने ममालिक आएंगे जो आपने अभी नाम लिए, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान, तो वहाँ के जो हमारी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट की, वो उसमें बहुत आसानी होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि देखें पाकिस्तान और रशिया जो है उन दोनों ममालिक में ट्रेड का पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत डिमांड है वहाँ पर रशिया में, लेकिन बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक जो हमारी रिलेशनशिप थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और फिर हमारा जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स था वो भी कोई फाल नहीं था। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ होने जा रही हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिसने कि बहुत अच्छे अंदाज से जो डिप्लोमेटिक फाउंडेशंस को मजबूत किया रशिया के साथ। रशिया एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है और रशिया जो है उसकी जो इंपोर्ट की ज़रूरियात हैं वो बेतहाशा हैं। पाकिस्तान को अगर उसका एक 5% भी अगर शायद अगर 2% भी हमारी जो ट्रेड को मिल जाए तो मैं समझता हूँ दैट विल बी इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर पाकिस्तान के पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो रशिया में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे लेदर गुड्स हैं और हमारे जो मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह हमारी जो फ्रूट्स हैं, ये सब वहाँ पर बहुत उनकी डिमांड है और हमारी जो प्राइसिंग है वो कम्पेटिटिव है। हम सिर्फ इस वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स थी, जो ट्रांसपोर्टेशन थी, वो वाया सी रशिया को, जैसे मैंने बताया कि वो मौसम की वजह से वहाँ पर लेनिनग्राड के अलावा शायद कोई ब्लैक सी में एक आध पोर्ट है जो कि सिर्फ 3-4 महीने के लिए खुलता है। तो ये जो ज़मीनी रास्ता जब खुल जाएगा
तो ये पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए आई थिंक दिस विल बी अ गेम चेंजर। और फिर रशिया के साथ हमारी ट्रेड खुल जाएगी। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। राइट। वेल, आपने डिटेल बताई और ख़ासकर इससे पहले हमने स्टील मिल के हवाले से भी गुड न्यूज़ सुनी थी और पाकिस्तान और रशिया के दरमियान के स्टील मिल को दोबारा जो है वो बहाल करने की बात हो रही है। तो वन आफ्टर वन एक अच्छे मंसूबे और ख़ासकर इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब हम इसके पर्क्स देखेंगे तो अगेन हम दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे। साथ साथ IMF के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये एक गुड न्यूज़ है अगेन कि पाकिस्तान की जो माशी हम कह सकते हैं कि पेशरफ्त है उसको मुस्बत करार दिया है IMF ने। ख़ासकर हम कह सकते हैं ना, एक अच्छा होमवर्क करने के बाद जब आपको आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक बकअप करे तो कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म फील होता है। तो शारिक वोरा साहब क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के मैक्रोज एंड माइक्रोज इंडिकेटर्स तमाम जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे पास चैलेंजेस भी हैं लेकिन उसके लिए प्लान्स, उसके लिए स्ट्रेटजीज जो है वो डिज़ाइन की जा रही हैं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल मैं आपने जो अभी जिक्र किया जो स्टील मिल की रिवाइवल का, मैं समझता हूँ ये इतनी ही बड़ी न्यूज़ है जितनी कि पाकिस्तान और रशिया की वाया ट्रेन लॉजिस्टिक्स ट्रेड स्टार्ट होने जा रही है। प्रॉबेबली मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि स्टील मिल का रिवाइवल, वो स्टील मिल जो रशिया के ताउन से लगी थी और अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट्स की, पुरानी गवर्नमेंट्स की गफलत की वजह से वो स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है और उसका जो खसारा है वो हमारी पूरी जो इकॉनमी है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ है। आज ये न्यूज़ के जी हमारी स्टील मिल रिवाइव हो जाएगी, आई एम श्योर के जो स्टील इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। और दूसरा जो अहम पहलू स्टील मिल की रिवाइवल के हवाले से है वो ये है कि जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज अनफॉर्चुनेटली जो हैं वो रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो गए, बंद हो गए, प्राइवेटाइज होने के बाद भी बंद हो गए। तो ये अगर स्टेट हमारी इसको दोबारा रिवाइव कर लेती है तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और फिर कराची जैसे शहर में इसका रिवाइवल जो है, हज़ारों जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कराची शहर में और सिंध में जनरेट होंगी। हमारी जो स्टील इंडस्ट्री, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो जाएगी। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ अनदर ग्रेट अचीवमेंट। IMF का जो आपने जिक्र किया, डेफिनेटली नताशा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो IMF के प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को बहुत अहसन तरीके से उन्होंने एनफोर्स किया है। गो के उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी ज़रूर थी जो कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ी तकलीफ दे थी, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा फल खाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेफिनेटली जो IMF की कंडीशंस थी उसको इस अंदाज से इम्प्लीमेंट किया कि उसका बोझ कम से कम आवाम पर पड़े और IMF की जो कंडीशंस हैं वो भी कंप्लाई हो जाए। तो IMF ने जब ये देखा तो पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को IMF ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने हमारी उन कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पाकिस्तान में नाफिज किया और उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी इन्फ्लेशन के रेट्स, हमारी इंटरेस्ट के रेट्स, और अब सबसे जो अहम पहलू है वो ये है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो बैंकिंग चैनल से पैसा ले रही है उसको भी वापस कर रही है बैंक्स को, जिसका ये मतलब है कि बैंक्स की लिक्विडिटी जो है, जी वो कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी। तो वो लिक्विडिटी प्राइवेट सेक्टर में आएगी एंड देन दैट विल कन्वर्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आई थिंक IMF ने भी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन जो ये हमारी इकोनॉमिक टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब और जो उनके एडवाइजर हैं खुर्रम शहजाद और ये सब लोग जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं, आई थिंक दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। राइट। अच्छा शारिक साहब, थोड़ा सा अगर हम इस माली साल के हवाले से बात करें 2024-25 में पाकिस्तान रेलवेज़ को तकरीबन 93 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ और ये आमदन ऑफ कोर्स यानी कि अब ये पूरी एक होलसेल आमदन है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ख़ासकर ट्रेन्स के हवाले से बात हो रही है आज, और जब हम एक अच्छे मंसूबों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो एक रेलवेज़ है वो भी कहीं पीछे नहीं है।
इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, रेलवे का जो रेवेन्यू 93 बिलियन अचीव हुआ है, उसमें गालिबन जो हमारा रेलवे का जो कार्गो का जो सेक्शन है उसने इम्प्रूव किया है। और चूंकि रेलवे जो है वो सबसे सस्ता, सबसे सेफ और फास्टेस्ट रूट है फ्रॉम कराची टू ऑल ओवर द कंट्री, तो वो जो कार्गो में उन्होंने रेवेन्यू बनाया है, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से हमारा जो रेलवे का रेवेन्यू है वो बढ़ा है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे, उसमें बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। 93 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारा जो रेलवे का फ्रेट और जो पैसेंजर का रेवेन्यू है उसका पोटेंशियल 1000 बिलियन रुपीस है। तो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, उसमें अगर एक फाल, एफिशिएंट, सेफ रेलवे सिस्टम नाफिज हो जाए तो हमारी जो जो कम्युनिकेशन सेक्टर है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। राइट, तो अच्छा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, नो डाउट। शारिक साहब, एक सवाल और आपसे पूछना है, वो ये कि वर्ल्ड बैंक का जो पंजाब में सस्ते रिहायशी मंसूबे यानी कि चीप हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये जो एक मंसूबे हैं इनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है, क्या समझते हैं आप, कैसे इसकी मावनत भी होगी? और ख़ासकर सस्ता जो एक घर है वो हर किसी का एक ख्वाब होता है, तो पंजाब सूबे के अंदर, पंजाब प्रोविंस के अंदर ये चीज़ देखने में आई है। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग की शदीद शॉर्टेज है। 25 करोड़ के मुल्क में जो हाउसिंग की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो भी बहुत सुस्त है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और अब अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से कोई मंसूबा जो है अपने सूबे के लिए बनाया है, तो फिर अगर ये कामयाब होता है तो फिर दूसरे प्रोविंसेस भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। 12 करोड़ 13 करोड़ का सूबा है और वहाँ पर आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है। और फिर इस वक्त ज़रूरत इस मुल्क में इस चीज़ की है कि हमारे यहाँ जो ज़मीन है हमारे पास इतनी नहीं है, हमारे आबादी ज़्यादा है, तो हमको जो है वो हाई राइज कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना होगा ताकि हम की तरफ जाना होगा। एग्जैक्टली तो वर्ल्ड बैंक भी इसी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा। पंजाब में प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी हाई राइज जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं उनका जो एक ट्रेंड है वो आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। पहले पंजाब में लोग ये समझते थे कि शायद जो अपार्टमेंट्स हाई राइज हैं वहाँ पर गर्मी और सर्दी की शिद्दत की वजह से वो फिजिबल नहीं है, लेकिन अब आप मीडिया में देखेंगे अगर नताशा, तो आपको बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे जहां प्राइवेट सेक्टर जो है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को शुरू कर चुका है। वेल, थैंक यू सो मच शारिक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हमने देखा कि पाकिस्तान और रशिया के हवाले से बहुत ज़बरदस्त हमारे पास न्यूज़ थी जिसको आपने वेल डिटेल उसके हवाले से जो है वो हमें बताया। आज के अपडेट्स देखते चलते हैं, कमोडिटीज़ अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं, स्क्रीन्स पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आज की अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले आपको बताएंगे। आज की लोकल मार्केट में 3,57,546 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में ये पर तोला प्राइस है, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,06,864 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस भी आपको बताएंगे। इंटरनेशनली जो रेट चल रहे हैं 3,356.88 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल $69.44, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $61.31। आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस में जो है वो थोड़ा सा एक गिरावट देखी जा रही है, और एक अच्छी बात है कि ऑयल के जो एक प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डाउन साइड पे आ रहे हैं। करेंसीज रेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में करेंसीज रेट्स हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे यूरो बाइंग रही 332.1, सेलिंग वॉज 332.68 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 383.3 रुपीज़, जबकि सेलिंग वॉज 383.97। US डॉलर बाइंग रही 284.35 रुपीज़, सेलिंग वॉज 284.85। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.65 रुपीज़, सेलिंग वॉज 39.72 रुपीज़। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी आपको बताएंगे आज के, जबकि सऊदी रियाल सबसे पहले इसमें है, बाइंग रही 75.82 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.95 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 77.42, सेलिंग वॉज 77.56।
Qatari Riyal buying rahi 78.01, selling was 78.15 rupees. And lastly, Kuwaiti dinar buying रही 930.98 रुपीज़, सेलिंग वॉज 932.62। ये थे आज के अपडेट्स करेंसी एंड कमोडिटीज़। अच्छा, खासकर हम कमोडिटीज़ में देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में एक डिक्लाइनिंग नोट देखा जा रहा है और आज का प्रोग्राम हम अगर बात करें तो ओवरऑल गुड न्यूज़ से पैक होता हुआ दिखाई दिया। खासकर स्टॉक एक्सचेंज की एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस वीक का एक रन डाउन बैंक किया है। यकीनन पूरे वीक के अंदर एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा और मार्केट की परफॉर्मेंस लास्ट वीक भी आपने देखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस वीक भी स्टार्टिंग इतना पॉजिटिव है तो क्लोजर भी ज़बरदस्त होगा। वेल, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।